स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट क्यों आया हमारे देश में। अब हम कह रहे हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये आजादी दे रहा है कि हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। अब हमारे देश में कुछ ऐसे सिस्टम्स भी थे पिछले समय में, पुराने समय में, जिसमें हमारे देश की जनसंख्या का कुछ कुछ अलग हमारे हिस्से जो थे वो पिछड़े हुए रह गए, जिन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के नाम से जानते हैं। ये कैसे हुआ, अब इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। शुरुआती सिस्टम में जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राजा वाला सिस्टम था, तो हमारा समाज 4 हिस्सों में विभाजित था। इसमें हमारे जो पहले सबसे ऊपर आते थे वो आते थे ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होते थे उनका जो हम बोलें कि मेन काम होता था, उनका मेन काम जो होता था वो एजुकेशन देने का होता था। तो जितने भी हम बोलें कि समाज में राजा के बच्चे हुए या नॉर्मल स्टूडेंट्स हुए, उन सबको एजुकेशन देने का काम, मंदिरों को संभालने का काम ब्राह्मण लोग करते थे। उसके बाद आते थे हमारे क्षत्रिय। जो क्षत्रिय होते थे, बेसिकली ये लोग फाइटर्स कहलाते थे और इनका काम होता था उस देश या प्रदेश जिसमें वो रहते हैं उसके बॉर्डर्स को बाकी के लोगों से प्रोटेक्ट करना, जो कि उनके उस देश पर अगर कब्जा करने की कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने देश को। तीसरे जो होते थे वो होते थे वैश्य। ये जो होते थे ये होते थे ट्रेडर्स। तो एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना है, ट्रेडिंग करनी है, जितने भी तरह का हमारा सामान है, सोना है, चांदी है, घर की जरूरतें, सब कुछ ये काम वैश्य करते थे। चौथे जो होते थे वो हमारे होते थे शूद्रास। जो ये शूद्रास होते थे इनका काम होता था मेनली क्लीनिंग का, जैसे मॉपिंग हो गई, स्वीपिंग हो गई, और हमारे जो गार्बेज क्लीनिंग हो गई। उस समय जो होते थे ओपन होते थे सारे डिफिकेशन के सिस्टम, तो ये सारा स्वीपिंग का काम जो था ये शूद्रास लोगों को किया जाता था। क्योंकि उस समय सोसाइटी इन 4 हिस्सों में विभाजित थी और हमारे देश में ये शुरू से ये लो कास्ट और अपर कास्ट का सिस्टम चला, तो इसमें जो ये शूद्रास थे कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई, उसमें ये पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? क्योंकि लोगों की ये सोच थी कि ये जो काम करते हैं ये गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें समाज से थोड़ा सा हटकर रहना चाहिए। तो उस समय इन्हें एक पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहनने होते थे। जैसे शूद्रास के बच्चे अगर स्कूल जाते थे तो उन्हें एक पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहनकर जाना होता था, या फिर उन्हें गांव या जो भी वो क्षेत्र होता था उसके आउटस्कर्ट्स पर झोपड़ियां या घर बने होते थे, वो उनमें रहते थे। नॉर्मली जो जहां से सब लोग, घरों के लोग जो कुओं में से या मंदिरों में दर्शन करने जाते थे, कुओं से पानी पीते थे, इन लोगों को वो सब भी अलाउड नहीं था। तो धीरे धीरे सोसाइटी का ये हिस्सा जो था वो पिछड़ता चला गया। जब ये पिछड़ते चले गए तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एज अ बैलेंस सोसाइटी हम सबको इकट्ठे मिलकर आगे आगे आना होता है। तो जब हम आजाद हुए तो हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस बात का स्पेशल ध्यान रखा कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिन्हें हम शूद्रास बोलते हैं, अब हम उन्हें अलग अलग हमने उन्हें नाम दे दिए, एससी, एसटी, ओबीसी और भी बहुत सारे, तो इन लोगों को आगे लाना जरूरी है। तो ऐसे में इन लोगों को आगे लाने के लिए इन्हें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे दी गई? अब ये लोग हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज थे उस परसेंटेज के बेसिस पर इन्हें हमने पूरे देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी। जैसे कि करंटली लोकसभा में 79 सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 41 रिजर्व्ड है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। टोटल पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज ये लोग हैं उसी हिसाब से इन्हें ये दिया गया। अब आप बोलेंगे कि क्यों दिया गया, इसका क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही कि मान लीजिए कि आप सब लोग वोटर करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं लो कास्ट की हूं और मुझे ये लगता है कि मैं अगर अपर कास्ट के एक कैंडिडेट को वोट करूंगी तो वो मेरी समस्याओं को नहीं समझेगा, क्योंकि वो उन समस्याओं से गुजरा ही नहीं जिनसे मैं गुजरी हूं। तो ऐसे में मेरे वोट करने का औचित्य नहीं रह जाता।
तो ऐसे में अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा होगा, उससे मैं ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि ये इंसान उन सारी समस्याओं से गुजरा है जो कहीं ना कहीं इस देश में लो कास्ट का होने की वजह से मैंने महसूस करी। तो अगर मेरी वो समस्या है तो मेरी उस समस्या को ये पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा और मेरी उस समस्या का समाधान होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में लोगों का भरोसा कॉन्स्टिट्यूशन में हो, देश की सरकार में हो, न्यायपालिका में हो, इसीलिए इन सब चीजों में इन लोगों का, हम बोले कि आस्था बनी रहे, इन सब लोगों का विश्वास बना रहे, इसीलिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट लाया गया। और इसीलिए हर प्रदेश में से आप देखते हैं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, तो उसमें एससी एसटी या ओबीसी के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमारा रिजर्व्ड कोटा होता है। इसी तरह हमारा रिजर्व कोटा होता है 1/3 फॉर विमेन के लिए। अब आप कहेंगे कि विमेन के लिए क्यों? देखिए, अगर आप टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा देखें तो मेन और विमेन 50-50% आइडियली किसी भी देश में होने चाहिए, और नॉर्मली थोड़ा सा इधर या उधर 45-55 या इसके आसपास होते हैं। तो ऐसे में जब आप पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में या अलग अलग मंचों पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो आप देखते हैं वो कम है। यहाँ पर मैं विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है, मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इसमें नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स बात कर रही हूँ। पॉलिटिकल फोरम पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारी फीमेल लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स वो बहुत कम हैं। तो ऐसे में अब जैसे कि मैंने अभी आपको ये समझाया कि अगर एक आदमी लो कास्ट का है तो उसको ये लगेगा कि अपर कास्ट का पर्सन जो है मेरी समस्याओं को नहीं समझेगा। इसी तरह एक विमेन जो है, अगर वो किसी मेल को वोट दे रही है, ये सिर्फ एक मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मे भी उनको ये लग सकता है कि एज अ मेल वो उनकी उन समस्याओं को नहीं समझेंगे जो एज अ फीमेल वो सफर कर रही हैं। तो एक फीमेल कैंडिडेट उनकी समस्याओं को बेहतर समझेंगी और उनकी आवाज को पार्लियामेंट में, देश की न्यायपालिका में या देश की अलग अलग फोरम पर बेहतर तरीके से उठा पाएंगी। तो ऐसे में अगर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होती हैं तो शायद वो उनमें ज्यादा विश्वास दिखाएंगी, और इससे हमारे समाज में इक्वालिटी की तरफ भी एक हम स्टेप अहेड जाएंगे कि जिसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो देश को चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों मिलकर बराबर तरीके से काम करेंगे। इसीलिए जो फीमेल हमारी होती हैं, उनके लिए हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो परसेंटेज है वो 1/3 है। हालांकि टोटल पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज 1/3 नहीं, हाफ है, लेकिन पॉलिटिकल फोरम पर उनको रिजर्व जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का परसेंटेज दिया गया वो 1/3 दिया गया। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है वोटर लिस्ट का। अब देखिए, जैसे अब आप लोग 9th या 10th क्लास में हैं, तो अभी आप 14 या 15 साल के हैं। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट रहेगी कि मैं 18 साल का हो गया हूं या हो गई हूं, तो मुझे वोट करना है। तो आप कहेंगे अच्छा मैं वोट कैसे करूंगा, मेरी तो वोट ही नहीं बनी। तो इसके लिए हमारे देश में हर 5 साल में क्या किया जाता है, हमारी जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है। आपके जैसे बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। हर 5 साल में ये प्रक्रिया होती है। और जितने भी लोग हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं, जैसे एनआरआई हैं या कुछ लोग जिनकी डेथ हो गई है या किसी और वजह से जो देश से बाहर चले गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। इस तरीके से वोटर लिस्ट को क्या कर लिया जाता है, अपडेट कर लिया जाता है, जिसमें नए नामों की एंट्री हो जाती है और जो नाम अब नहीं रहे उनकी एंट्री को डिलीट कर दिया जाता है। और इस तरीके से हर साल जो वोटर लिस्ट है, हर साल सॉरी नहीं, हर 5वें साल वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये तो जो स्टेप्स हैं हमारे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपडेटिंग वोटर लिस्ट, ये हमारे देश में इलेक्शन की प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो है उसका एक हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों उस स्टेप को पूरा करने में मदद करते हैं जिसमें हम डेमोक्रेसी में अपनी सरकार को अपने लिए खुद से चुनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगला टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।